अनुराग की वाणी प्रेजेंट एक भूतिया कहानी। आज की कहानी है दरिंदा। इसको लिखा है रूपा साहा ने और आवाज दी है अनुराग मौर्य ने। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। रोशनी जब शादी कर अपने ससुराल पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाश को कपड़े पहनाकर घर में बिठा दिया है। ना वो हंसती थी ना किसी से बात करती, बस सारा दिन मुंह लटकाए अपने कमरे में बैठी रहती। उसका पति रमन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता, पर वो उसे नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। घर में बस 2 जने ही थे। रमन जब बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का एक बस दुर्घटना में देहांत हो गया। 12 वर्ष तक अपनी दादी के साथ रहा, फिर वो भी उसे अकेला छोड़ चली गई। उसके बाद की जिंदगी उसने अब तक अकेली ही काटी थी। कुछ दोस्त थे जो बहुत अजीब थे और कुछ थे जिससे उसे बेइंतहा प्यार था, जिसके बिना उसका एक दिन ना गुजरता था। और आज उसे लग रहा था कि उसी की कृपा से उसे रोशनी जैसी पत्नी मिली है, जिसे पाने का ख्याल वो सपने में भी नहीं देख सकता था। और ये थी शराब। गांव वालों ने अब उसका नाम बदल दिया था। अब वो उसे पिशाच के नाम से बुलाते थे। आखिर उसने पिशाच विवाह जो किया था। शादी के 1 महीने बीत गए, पर रोशनी ने ना उससे बात की, ना कभी उसका कोई ख्याल रखा और ना ही कभी उसे नजर उठाकर देखा। बस वो उठकर अपने लिए कुछ पका लेती थी और खाकर फिर से अपने कमरे में कैद हो जाती थी। अब गांव में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी थी। एक के बाद एक कई लड़कियां गायब होने लगी और जब वो मिलती तो निर्जीव, शरीर सफेद पड़ चुका होता था और ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके बदन का सारा खून चूस लिया है। कई लोग ये भी दावा करते थे कि उन्होंने जंगल में एक विचित्र दानव को देखा है। विशाल शरीर, खून सी लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून और चेहरे पर 2 नुकीले दांत। वो ऐसी आवाज निकालता था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। अचानक एक दिन रमन गायब हो गया। एक के बाद एक दिन बीतने लगे, पर वो ना लौटा। उसकी तलाश भी किसी को नहीं थी। लोगों ने यही मान लिया कि वो उस दानव का शिकार बन गया होगा। कुछ दिनों बाद रोशनी सामान्य नजर आने लगी। अब वो पनघट तक पानी लेने जाती थी। आस पड़ोस की महिलाओं से हंसकर बातें भी करने लगी थी। सब उसे दुखिया और अकेली जान उसकी मदद के लिए सदा तैयार रहते। एक दिन उसे पानी लाने में शाम हो गई। आकाश में चांद निकल आया था। वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। तभी उसकी नजर बरगद के पीछे पड़ी। कोई वहां खड़ा एकटक उसे ही देख रहा था। कुछ था उन आंखों में जिसमें वो पल भर के लिए कैद हो गई। कुछ ही देर में वो चला गया और ये भी घर लौट आई। दूसरे दिन जल्दी पानी लेने गई तो वो कहीं नजर नहीं आया। उसके अगले दिन उसने जानबूझकर शाम की तो वो वहीं खड़ा उसे निहारता मिला। अब वो रोज शाम को जाती, कुछ पल बरगद के नीचे ठिठक जाती, फिर उसके जाते ही वो भी आगे बढ़ जाती। वो अपने आप को समझने की कोशिश करती, आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वो खुद को रोकने की कोशिश करती, पर कुछ था जिसने उसे बेचैन कर रखा था। एक रात वो घर में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने खिड़की खोल बाहर झांका तो वही मदहोश कर देने वाली आंखें और मनमोहक चेहरा सामने खड़ा था। वो उससे नजर ही नहीं हटा पाई। जी, 1 गिलास पानी मिलेगा? उसने बाहर से आवाज लगाई। रोशनी ने जैसे सुना ही नहीं। मैंने कहा, क्या 1 गिलास पानी मिलेगा? इस बार आवाज तेज पर बहुत ही ज्यादा मधुर थी। जी जी, मैं अभी लाई।
कहकर उसने दरवाजा खोला और वो भीतर की ओर भागी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो एक अजनबी को ऐसे कैसे देख सकती है? क्या सोच रहा होगा वो उसके बारे में? यही सोचती हुई शर्म से सिर झुकाए जब वो पानी लेकर बाहर आई तो देखा वो भीतर कमरे में खाट पर बैठा हुआ था। कोई और होता तो वो गालियां देकर निकाल देती। न जाने क्यों उसका आना एक अद्भुत एहसास को जगा रहा था। वो मन ही मन अपने ही भावों को समझने की कोशिश कर रही थी। रोशनी, तुम बहुत सुंदर हो, वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तुम्हारे आगे तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, कहीं के राजकुमार लगते हो। वो भी उसकी भूरी आंखों में देखते हुए कहना चाहती थी, पर शर्म से सिर झुकाकर बोली, हाँ जंगल का। वो हंसा। क्या, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तिमिर। देखो रोशनी, मुझे बातों को खींचना नहीं आता, सीधी और सच्ची बात करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम गलत इंसान का पीछा कर रहे हो। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पिशाच विवाह हुआ है। जानता हूँ तुम्हारे पति ने एक रात शराब के नशे में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी उसी से कर दी। ऐसे विवाह को ही पिशाच विवाह कहा जाता है, पर तुमने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। ये सब तुम कैसे जानते हो? उसने आश्चर्य से पूछा। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके दिल का, उसकी जिंदगी का हर हाल जानते हैं। तो क्या तुम मुझसे? हाँ रोशनी। उसने अपनी बाहें फैलाई और रोशनी किसी चुंबक की तरह खींचकर उसकी बाहों में पहुंच गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो वो बोली, मैं कोई पाप नहीं कमाना चाहती। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझसे विवाह करना होगा। देखो, मैं मेरे जबरदस्ती थोपे गए पति का सिंदूर पोंछती हूँ। लो तिमिर, तुम अपने नाम के सिंदूर मेरी मांग में सजा दो। तिमिर ने बिना देर किए उसकी मांग भर दी। सारी रात कुछ पलों के समान ही बीत गई। सूरज उदय होने से पहले वो चला गया। अब यही होता, हर रात वो उससे मिलने आता और सुबह गांव वालों के जागने से पहले ही चला जाता। एक दिन रोशनी बोली, जब हमारी शादी हो चुकी है तो तुम दिन में मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाते हो? अगर गांव वालों का डर है तो मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो। वो कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा कहकर टालता रहा। एक दिन रोशनी की छोटी बहन पूजा घर आई। रोशनी ने उससे कुछ न छिपाया, अपना और तिमिर का रिश्ता उसके सामने रख दिया, ये जानकर कि वो बस रात को ही मिलने आता है। पूजा को तो बहुत अजीब लगा, पर वो सब भूल रात होने का इंतजार करने लगी। उसने अपने जीजू के पसंद का खाना बनाना चाहा, पर रोशनी ने बताया वो रोज खाना खाकर ही आते हैं। हर रात की तरह तिमिर घर आया। वो बहुत प्यार से पूजा से मिला। रात को रोशनी और तिमिर अपने कमरे में सोए और पूजा दूसरे कमरे में। सुबह जब रोशनी की नींद खुली तो सूरज निकल आया था। तिमिर जा चुका था। रोशनी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा अक्सर ही होता था। वो सारी रात जागते रहते और जब सुबह रोशनी नींद के आगोश में होती तो तिमिर उसे बिना जगाए चला जाता। पर आज एक दूसरी बड़ी बात हुई थी। पूजा घर में नहीं थी। इतनी सुबह वो कहाँ चली गई? सोचती हुई वो उसे ढूंढने गांव में निकल गई। जब पनघट के पास पहुंची तो वहां भीड़ लगी थी। भागकर जब वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए। जो बहन रात से पहले उसके साथ चहक रही थी वो अब अपनी सांसें खोकर जमीन पर पड़ी थी। पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। इतना ही नहीं, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। उसके घरवाले आए और रोते बिलखते बेटी की लाश उठा ले गई। रोशनी को भी साथ चलने को कहा, पर उसने संग जाने से इनकार कर दिया। अब उसके दिमाग में कई घटनाएं एक साथ घूम रही थी। जब से तिमिर इस गांव में दिख रहा है तब से ये घटना शुरू हुई है।
उसका घर कहाँ है वो नहीं जानती, हर सुबह वो कहाँ जाता है वो नहीं जानती। उसकी आंखों में ये कौन सा सम्मोहन है जो उसे उसके लिए पागल करता है, ये भी उसे समझ नहीं आता। उसके घर से बाहर पूजा क्यों गई? जरूर किसी पहचान वाले ने उसे साथ बुलाया होगा। उसके घर की चाबी बस 2 लोगों के पास थी, एक इस दुनिया में नहीं था, दूसरा तिमिर। आज उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगी। हर रोज की तरह अपने तय वक्त पर तिमिर आया। आते ही उसे गले लगाकर बोला, मुझे बहुत दुख हुआ पूजा के बारे में जानकर, पर क्या करोगी, यही जिंदगी है, यहाँ खोना पाना तो लगा ही रहता है। इसलिए रोशनी, आसान तो नहीं पर धीरे धीरे सब भूलने की कोशिश करो। जी वही कर रही हूँ, कहती हुई वो उसके गले से लग गई। आधी रात वो पानी पीने के लिए उठी और कुछ देर बाद चिल्लाई। उसकी आवाज सुन जब वो रसोई घर में पहुंचा तो देखा रोशनी की उंगली से खून टपक रहा था। तिमिर की सांसें तेज चलने लगी। वो पीछे मुड़ गया। कुछ था जो चेहरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर वो पूरी ताकत लगाकर उसे रोक रहा था। तिमिर देखो ना, कितना खून बह रहा है और तुम चेहरा फेर कर खड़े हो, मेरी मदद करो। रोशनी रोते हुए बोली, अपने घाव को बांध लो रोशनी, मैं खून नहीं देख सकता, मेरा सिर घूमता है। ठीक है, बांध ली, अब तो देखो। जब रोशनी बोली तो वो पीछे पलटा। उसने अपना आंचल फाड़ कर उसमें बांध लिया था। रात को सोने के वक्त रोशनी ने धीरे से अपनी पट्टी खोलकर नीचे गिरा दी। अपनी उंगली को जोर से दबाया तो वहां से फिर खून निकल आया। वो सोने का अभिनय करते हुए अपनी हथेली को उसके सीने में रख दी। तिमिर कुछ देर बेचैनी से करवट बदलता रहा और फिर धीरे से उसने उसकी उंगली अपने मुंह में डाल ली। अब रोशनी महसूस कर रही थी वो उसका खून चूसने की कोशिश कर रहा था, पर उंगली उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वो अपना मुंह रोशनी के गर्दन के पास लाया। उसके हाथ रोशनी के शरीर को जरूरत से अधिक कस रहे थे। रोशनी ने डर से अपनी सांस रोक ली और अपने अंजाम की प्रतीक्षा करने लगी। बंद आंखों से ही उसने महसूस किया जैसे तिमिर अब कोई और बन रहा है। उसका शरीर उसे चुभ रहा था। उसकी तेज होती गर्म सांसें उसके चेहरे पर जलन उत्पन्न कर रही थी। एक तेज गुराहट के साथ वो तेजी से फिर उसकी गर्दन की ओर झुका और अचानक एक झटके के साथ उठकर वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद रोशनी ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वो डर से कांप रही थी। कुछ देर बाद खुद को संयमित कर वो सोच रही थी, मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों तिमिर? क्यों औरों की तरह तुम मेरी जान नहीं लेते? पर अब बस बहुत हुआ। अब कोई मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। अब तो बस मुझे तुम्हारा अंत चाहिए और इस गांव को तुम्हारे जैसे दरिंदे से मुक्ति। सुबह उठी तो उसके सिर में चक्कर आ रहा था। शायद उसने बहुत अधिक खून चूस लिया है मेरा, वो सोच रही थी। उसी दिन जब पानी लेने पनघट पर गई तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। जांच से पता चला वो मां बनने वाली है। उस रात फिर से तिमिर आया और बोला, मुझसे नफरत करती हो ना रोशनी? तुम मेरे दिल का हर हाल कैसे जानते हो? मैं ये भी जानता हूँ आज पूर्णमासी की रात है और मुझे मारने के लिए तुमने अपनी कमर में एक चांदी का छुरा छिपाया है। आखिर तुमने एक पिशाच के अंत का तरीका ढूंढ ही लिया, फिर तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं तो बहुत आसान शिकार हूं तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे विवाह किया है, प्रेम करता हूं तुमसे। मैं होश में तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विवाह, प्रेम, ये सारी बातें तुम्हारे जैसा दरिंदा क्या समझ पाएगा जो खुद एक पिशाच है। तुमने जो किया है वो किसी से नहीं छुपा, इसलिए बेहतर होगा तुम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले जाओ। ये तुम बस इस गांव को दरिंदों से बचाने के लिए बोल रही हो ना? चलो मेरे साथ, कहकर वो उसे ले उड़ा। अब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे जहां 3 लड़के एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। वो तड़प रही थी पर चीख नहीं पा रही थी। उन्होंने उसका मुंह बंद कर रखा था।
अभी वो उसके हाथ पैरों का नस काट कर उसे मारने ही वाले थे कि रोशनी चिल्लाई, छोड़ दो उसे। फिर जो उसकी ओर बढ़ रहा था उसे देख उसे घृणा से अपनी आंखें फेर ली। ये उसका पहला पति था जिसके साथ उसका पिशाच विवाह हुआ था। अभी वो उसे हाथ लगाने ही वाले थे कि तिमिर ने तीनों को एक साथ दबोच लिया। अब उसका रूप विकराल हो रहा था। वो दानव की तरह नजर आने लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोग उसके बारे में बातें करते थे। उसने अपने दांत लंबे किए और तीनों का खून पीकर उन्हें मार डाला। रोशनी बुत बनी खड़ी थी, ना हिल पा रही थी, ना ही मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। वो उसकी ओर देखकर बहुत ही डरावनी आवाज निकाल रहा था। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ने लगा और पास आकर कुछ देर बाद वो सामान्य हो गया। अब वो तिमिर के रूप में उसके सामने खड़ा था। यही मेरी असलियत है रोशनी, जो तुमने अभी देखा। हाँ, मैं दरिंदा हूँ, पिशाच हूँ, पर वो नहीं था जो तुम मुझे समझ रही थी। इस गांव की लड़कियों का नुकसान पहुंचाने वाले ये थे। अब तुम ही फैसला करो कि असली दरिंदा कौन था। जब तुम ये जानते थे तो पहले उन्हें रोका क्यों नहीं? हमारा कानून अलग है रोशनी। हम चाहकर भी इंसानों की जिंदगी में दखल नहीं देते। हमें बस अपने काम से मतलब होता है। अगर इससे बाहर गए तो बहुत कठोर सजा मिलती है। फिर आज क्यों? क्या सजा नहीं मिलेगी? वो हंसा, फिर बोला, मिलेगी ना, जरूर मिलेगी। कानून तोड़ने का दंड तो तय होता है। देखो रोशनी, ये पूर्णमासी की रात है और तुम्हारी कमर में चांदी का छुरा भी। मुझे मुक्ति दे दो इस नर्क की जिंदगी से। मैं जब तक जिंदा रहूंगा पिशाच बनते रहेंगे। एक तो तुम्हारे गर्भ में भी आ चुका है, तो क्या मेरा बच्चा भी? हाँ रोशनी, ये भले एक इंसान के रूप में पैदा लेगा, पर बड़ा होकर ये एक पिशाच ही बनेगा। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ महीने ही हुए हैं। लो ये जड़ी खा लेना। वो जन्म से पहले ही मर जाएगा। मेरी जिंदगी पहले से नर्क है। तुमसे दूर होकर तो तुम सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल होगा। रात बीत रही है रोशनी, मुझे मुक्ति दे दो। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। तिमिर, क्या हम मिल नहीं सकते? साथ नहीं रह सकते? क्या कोई उपाय नहीं? वो रोती हुई बोली, तुम रोशनी, मैं तिमिर। कभी अंधेरा और उजाला साथ हुआ है? इस जन्म में ये संभव नहीं। अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो अगले जन्म में एक लंबा इंतजार है। इतना लंबा इंतजार भी नहीं तिमिर, बस कुछ ही पलों का। कहते हुए उसने वो छुरा निकाला और एक ही झटके में उसके भीतर कर दिया। फिर उसे निकालकर अपने पेट में डाल ली। दो शरीर अब वहां शांत पड़े थे। अब कहीं कोई अंधेरा नहीं था। सूरज निकल रहा था और सूरज की मध्यम लाल रोशनी के बीच दो सफेद प्रकाश एक हो रहे थे, सदा सदा के लिए। इस कहानी को लिखा है रूपा साहा ने, यानी कि रूपाली ने। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी लिखी है कोमल भलेश्वर ने। तो इस कहानी को भी अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से एक गांव की, जहां पर पानी की कमी के कारण पानी का एकमात्र साधन गांव के बीचों बीच एक सरकारी कुआं था। सभी उसी में से पानी भरते और अपना निर्वाह करते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कुआं सूख चुका था। जुलाई के महीने में अत्यधिक बारिश होने की वजह से यूं तो हर साल कुएं में बहुत पानी होता, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जो बारिश के महीने में भी कुआं सूखता जा रहा है। एक रात हरिया का बेटा, जो कि 5 साल का है, वहां खेलते हुए आ जाता है और देखता है कि जैसे कुएं के पास कोई खड़ा हो। रात के 9 बज रहे थे और साथ ही चारों तरफ अंधेरा भी है। हरिया का बेटा धीरे धीरे कुएं के करीब आता है और देखता है कि एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें सुर्ख लाल लग रही हैं और होठों पर खून लगा हुआ है। उसे देखते ही उस बच्चे की चीख निकल जाती है और वो दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भयानक सी दिखने वाली औरत उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है।
अब वो उस बच्चे को उठाकर कुएं के अंदर ही ले जाती है। सारी रात हरिया और बाकी सभी गांव वाले उस बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चल पाता। सुबह जब गांव की एक औरत पानी भरने जाती है तो ऊपर ही पानी में बच्चे की लाश तैर रही होती है और उस कुएं की दीवार पर खून से लिखा होता है, ये सिर्फ मेरा कुआं है। गांव में इस घटना के बाद दहशत फैल चुकी है और अब कोई भी उस कुएं पर नहीं जाता है। सभी अब दूसरे गांव से पानी लेकर आने लगे। कोई भी उस कुएं के करीब नहीं जाता था। अब ये रोज की बात हो गई। अगर कोई गलती से भी रात को कुएं के करीब चला जाता तो वो औरत उसे कुएं में खींच लेती और अगले दिन उसकी लाश कुएं में तैरती हुई मिलती। अब उस कुएं के पास रात को तो क्या, दिन में भी कोई नहीं जाता था। सभी जान चुके थे कि कुएं में कोई आत्मा का वास है जो सभी को बेरहमी से मार रही है। गांव के सरपंच ने एक बार एक तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को वश में करना चाहा, लेकिन तभी तेज आंधी चलने लगी और एक भयंकर आत्मा सभी के सामने आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगी और तांत्रिक को गर्दन से उठा लिया। अब उस आत्मा ने तांत्रिक को उसी कुएं में फेंक दिया। अब वो आत्मा बोली, जो तुम सभी ने किया है उसका फल तुम सभी को जरूर मिलेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब अगर कोई गलती से भी उस कुएं के करीब रात के समय चला जाता तो बेरहमी से मारा जाता। कुएं की आत्मा का खौफ पूरे गांव में फैल गया था। एक बार रात के 12 बजे थे और गांव के सरपंच का बेटा गांव में अचानक आ जाता है। उसे गांव के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता है। वो दूर जयपुर में रहता है और आज बहुत समय बाद वापस आया है। वो फोन पर बातें करते हुए कुएं के करीब से जैसे ही गुजरता है तो उसे कुएं में से आवाज आती है, सूरज। सूरज आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो वो उसे अपना वहम समझकर जाने लगता है। तभी एक बार फिर से आवाज आती है, सूरज इधर आओ। सूरज देखता है कि एक औरत कुएं के पास खड़ी है और उसे पुकार रही है। वो करीब जाकर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी पूनम की आत्मा खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसके माथे से खून बह रहा है और वो आंखों में खून के आंसू लिए सूरज को देख रही है। सूरज उससे कहता है, पूनम ये कैसे और कब हुआ? मुझे तो बताया गया था कि तुम अपनी माँ के घर हो। पूनम अब उसे बताती है, सूरज तुम्हारे पिताजी तुम्हारी एक अमीर घराने में शादी कराना चाहते थे, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। ये क्या कह रही हो तुम? सूरज हैरान होकर पूछता है। अब पूनम बताती है, मैं सही कह रही हूँ। आपने तो मुझ जैसी गरीब लड़की से प्यार करके शादी कर ली थी, लेकिन आपके घर वाले मुझे कभी नहीं अपना पाए। आपके नौकरी पर जाते ही उन सभी ने मुझे जान से मारना चाहा, लेकिन मैं उन सभी से बचकर घर से बाहर भागकर कुएं के पास पहुंच गई। वो सभी मेरी ओर बढ़ने लगे और गांव के किसी भी इंसान ने आपके पिताजी और उनके गुंडों के डर की वजह से मेरी मदद नहीं की। मैं उनसे बचने की कोशिश में कुएं के पास पहुंच गई कि तभी मेरा पैर फिसला और मैं कुएं में गिर गई। तभी से मेरी आत्मा इसी कुएं में रह रही है और मैं इन सभी गांव वालों से उन्हें मार मार कर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। अब पूनम की आत्मा सारा सच बता देती है। सूरज उसे कहता है, मुझे तो हमेशा यही कहा गया कि तुम अपनी माँ के घर हो और तुम्हारी माँ के पास कोई फोन नहीं था जो मैं पता लगा लेता। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? पूनम कहती है, मेरी लाश अभी भी इस कुएं के पास जमीन में दबी हुई है। उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दो और अपने पिताजी से मेरी मौत का बदला ले लो तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन सूरज पुलिस बुलाकर सरपंच को गिरफ्तार करवाता है। सबूत के तौर पर कुएं के पास जमीन में दबी हुई कई दिनों से सड़ रही लाश बरामद होती है। अब सरपंच को उम्र कैद की सजा होती है। अब सूरज अपने हाथों से पूनम की लाश का अंतिम संस्कार करके उसे मुक्त करता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको दोनों कहानियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों,
बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम प्रदीप है। मैं भागलपुर गांव में राजस्थान राज्य का रहने वाला हूँ। वैसे तो राजस्थान में भूत प्रेत के किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, मगर यहाँ पर एक ऐसा हादसा भी हुआ है जो कि भागलपुर गांव को शमशान घाट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यह बात आज से लगभग 30 साल पुरानी है। उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। दरअसल मेरी उम्र यही कोई 18 साल की थी। धीरे धीरे हमारे गांव में एक बात फैलने लगी कि हमारे गांव के करीब आजकल एक औरत दिखाई देती है जो कि लोगों को अपने बस में कर लेती है और उनका खून पीने के बाद उनको ख़त्म कर देती है। मुझे यह बातें सिर्फ एक बनावटी बातें लगी, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में इन बातों पर कहाँ विश्वास करने वाला था मैं। मगर एक दिन हमारे गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम रजत था, वह उसी रास्ते को पार कर रहा था। दरअसल वह भी मेरी तरह थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ था, यानी कि वह भी एक शिक्षित था, तो वह भी इन बातों पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मगर उस दिन उसकी मजबूरी थी कि उसे जंगल के रास्ते से गुजरना था। रात के लगभग 9 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरीके से एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ था। चारों ओर केवल खामोशी सन्नाटा ही पसरा हुआ था। लेकिन रजत को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह आराम से रास्ता पार कर ही रहा था कि अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई, अजी सुनते हो? और उसके बाद जब रजत एक पल के लिए पीछे पलटकर देखा तो मानो एकदम से खो सा गया, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत जिसके कानों में बालियां थी। उसका पूरा सफेद सफेद शरीर रजत की आंखों में इस तरीके से फंस चुका था। हालांकि इस घटना का जिक्र हमारे गांव में आज भी किया जाता है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तो मुझे इन चीज़ों पर इतना विश्वास ना होने के साथ साथ मैं बचपन की बातों को भूल भी गया था। रजत के पापा उसे ढूंढने के लिए चले गए, क्योंकि रजत कहीं भी नहीं मिला। और फिर रजत के बारे में पता लगाया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ गांव वाले जंगल में पहुंच गए और फिर पता चला कि रजत की लाश एक झोपड़ी के अंदर पड़ी हुई मिली थी। और उसके साथ ही उन्होंने देखा कि उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। उसके शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी नहीं थी। और साथ ही उन्होंने देखा कि रजत की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। लोग इस मौत से कुछ भी समझ नहीं पाए। रजत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सभी पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। रजत की लाश को दफना दिया गया, लेकिन रजत के पापा ने एक बात ठान ली कि आखिर वह इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर किस वजह से रजत की मौत हुई थी। और फिर लगभग 12 दिन बीत गए। 12 दिन के बाद ही रजत के पापा ने उसकी छानबीन करना शुरू कर दिया कि आखिर उसकी मौत किस कारण से हुई। उन्होंने देखा कि रजत की मौत उसकी प्राइवेट पार्ट पर इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। यह बात तो उनको पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था? रजत के पापा इसी के बारे में पता लगाने के लिए बार बार घूमते रहते, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही उनके गांव में एक खबर मिलने लगी। दरअसल गांव वालों को मालूम हुआ कि उनके गांव में एक औरत रहने के लिए आई है, और वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि सभी का दिल उस पर पागल सा हो गया। लेकिन वह लोग इस बात को नहीं जानते थे कि जो औरत उनके गांव में रहने के लिए आई है, वो उस गांव के विनाश का एकमात्र कारण भी बन सकती है। लेकिन सभी गांव वाले उस औरत पर नज़र रखना शुरू कर दिए। एक बात जो गौर करने के लायक थी कि वह घर से बाहर बहुत ही कम निकलती थी। खैर, इस बात से बाकी लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं था। मगर एक दिन हमारे गांव में एक और बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ एक अंधेरे की मोटी परत चढ़ी हुई थी। रात का समय
और ऊपर से ये कड़कड़ाती ठंड का माहौल छाया हुआ था। ऐसे में ऐसा कौन होगा जो रात में अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर सके। मगर हमारे गांव के आदर्श अंकल एक अलग ही दुनिया समझकर बाहर निकल पड़े। बावजूद इसके कि गांव वालों ने घर से बाहर निकलने के लिए साफ साफ मना कर रखा था, मगर आदर्श अंकल को तो आज ही अपने गांव जाना था, और वो भी अपने नौजवान बेटे सुनील के साथ। सुनील और उसके पापा यानी आदर्श अंकल, जिनकी उम्र यही कोई लगभग 42 साल की थी, तो वो अपने बेटे के साथ अपने असली गांव यानी कि चंदनपुरा के लिए निकल रहे थे। और उसी वक्त मेरे पापा भी घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा और फिर वो बोल पड़े, अरे आदर्श जी, आज इतनी रात को और इतनी ठंड में किस जगह जाने का सोचा है? जिस जगह पर हमारा घर था उसकी उल्टी दिशा में उस औरत का घर था, जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। रात के उस समय अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी भी अचानक से नींद टूट गई। हाँ, मुझे इतना तो याद है कि उस दिन मैं किसी आवाज के चलते जाग गया, मगर मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि बाहर काफी ठंड जो थी। मगर पापा आप भी हमारे घर से बाहर ही थे। पापा ने हमें आवाज देते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गांव वालों ने अचानक आवाज दी, हे क्या हुआ? इतना बोलते हुए मैं वापस नींद में चला गया, लेकिन अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या खड़ी थी। इससे सुंदर तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं उसकी बाहों में लिपटना चाहता था, लेकिन वह लगातार मुझसे अचानक ही दूर हो रही थी। सच में मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह लड़की मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है, और फिर अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब उस लड़की का आधा शरीर बिल्कुल मुझे बिना कपड़ों के दिखाई दे रहा था। मैं तुरंत उसके बदन से लिपट गया, और जैसे ही मैं उसके बदन से लिपटा कि अचानक से मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। और जब मैंने उस लड़की का चेहरा इस बार देखा तो मानो मेरा पूरा शरीर एकदम से कांपने लगा। मैंने तुरंत उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे शरीर से चिपक चुकी थी। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वह अपने बड़े बड़े नाखूनों को मुझे यानी कि मेरी आंखों के सामने दिखा रही है। और फिर उसने वह नाखून अचानक से मेरे पेट में घुसा दिए, और उसके साथ ही मैं जोर से चिल्लाने लगा। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं अपने घर में लेटा हुआ था। दरअसल यह मेरा एक बहुत ही बकवास और बहुत ही भयानक सपना था, क्योंकि मैंने पहली बार अपने सपने में ऐसी भयानक चीजों को देखा था। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत का पूरा चेहरा फटा हुआ था और उसका पूरा बदन अब एक बुढ़िया के रूप में तब्दील हो चुका था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर हर किसी की रूह कांप उठे, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन बाद में मैंने इस बात को अपना एक बुरा सपना समझकर टाल दिया। लेकिन तभी मुझे एक खबर मिली। दरअसल मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में आज रात एक मौत हो चुकी है। दरअसल अचानक से एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, और फिर हमें यह पता चला कि वह डेड बॉडी बिल्कुल उसी प्रकार से पाई गई थी जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हमारे गांव में रजत नाम के लड़के की मौत हुई थी। और उसके पापा आज भी उसके पीछे का कारण ढूंढ रहे थे। शायद रजत के पापा भी उस भीड़ में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि उसके पेट के अंदर किसी चीज को घुसाकर मार दिया गया है। हमारे गांव के अंदर मानो एक दहशत सी फैल चुकी थी। उस मौत का खौफ हमारे गांव में कुछ इस प्रकार से मंडराने लगा, मानो अब हमारा गांव कुछ अलग प्रकार से बन गया था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आगे जो होने वाला था उसके बारे में हमारे गांव में किसी ने सोचा तक नहीं था। अचानक से हमारे गांव में एक और खबर मिलने लगी कि जो औरत हमारे गांव में रहने के लिए आई थी, अब पता नहीं क्यों अचानक से हमारे गांव से गायब हो गई है। सभी गांव वाले उसे ढूंढने में लगे हुए थे, मगर वह कहीं पर भी नहीं मिली। मगर गांव वालों ने सोचा कि वो अपना सामान लेकर गांव से चली गई होगी। लेकिन उन सब का शक एकदम गलत था, क्योंकि अब उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था। और अब यह हादसा किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे चाचा के साथ ही होने वाला था। रात के लगभग 1 बजे मेरे चाचा की आंख खुल गई। उस वक्त मेरे चाचा शादीशुदा नहीं थे।
उनकी भी उम्र मेरे पापा से बहुत कम थी। मेरे चाचा मेरे उम्र के थे, शायद उनकी उम्र यही कोई 20 साल की होगी। लेकिन उस समय में लोग बहुत ही जल्दी शादी कर लेते थे। लेकिन हमारे घर पर शिक्षा का प्रसार कुछ ज्यादा ही था। खैर, जब चाचा की आंख खुली तो उन्होंने सुना कि एक आवाज बार बार बाहर की तरफ से उन्हें सुनाई दे रही थी। लेकिन चाचा ने पहले तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उन्हें किसी औरत की आवाज में उन्हें अपने नाम की आवाज सुनाई दे रही थी। तो उनके कान एकदम से खड़े हो गए। फिर वह उठे और बाहर की तरफ देखने लगे। जब चाचा बाहर निकले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर बाद में उन्हें अचानक से पायलों की छन छन की आवाज सुनाई दी। मेरे चाचा उस आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ जाने लगे जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। फिर मेरे चाचा ने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें कोई ना कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे चाचा उस तरफ ही चल पड़े, मगर जब वो उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक औरत थी। और तभी से मेरे चाचा का विज्ञान का दिमाग एकदम से काम करने लगा। उन्होंने सोचा कि आखिर यह औरत इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही होगी। चाचा सभी बातों को सोचते हुए उस औरत की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत पर मेरी तरह कुछ ज्यादा विश्वास तो ना था। और फिर वह उस औरत के करीब गए तो उन्होंने देखा कि उस औरत ने अपना चेहरा दूसरी साइड घुमाया हुआ था। मेरे चाचा धीमी धीमी आवाज में बोल पड़े, आप इतनी रात में और वो भी इस बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। मेरे चाचा उसके सामने जाकर खड़े हो गए। मेरे चाचा ने देखा कि वह औरत अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। मेरे चाचा ने उसके पीछे का कारण पूछा। तब जाकर मुझे पता चला कि उस औरत ने बताया कि वह एक दूसरे गांव से आई है और वह एक अनाथ है। उसके पापा और उसके परिवार की मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे चाचा तो उसकी खूबसूरती पर मरे जा रहे थे। चाचा ने उनसे कहा, हमारे गांव में हमारा एक पुराना घर है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप वहां रह सकते हैं। फिर मेरे चाचा उसको रात को हमारे गांव के पुराने घर में लेकर गए और उन्होंने उसे वहीं शिफ्ट किया। लेकिन जब रात के लगभग 2 बजने वाले थे, जब चाचा उस औरत के साथ उस पुराने मकान में थे, तो अचानक से चाचा को वह औरत बोलने लगी, आओ मेरे करीब आओ। और अब मेरे चाचा का सब्र का बांध टूटने लगा। अब मेरे चाचा भी उस औरत की तरफ जाने लगे। फिर चाचा ने उस औरत को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। लेकिन तभी उन्होंने अपने आप को महसूस किया तो उन्होंने पाया कि अब भी वह उस औरत के पास बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे थे, यानी कि वह एक सिर्फ ख्वाब था। मेरे चाचा उसकी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा मर रहे थे। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 15 मिनट के बाद ही अचानक से उस औरत ने मेरे चाचा को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे चाचा को भी और क्या चाहिए था, वह भी उससे लिपट गए। लेकिन इस बार उनका कोई ख्वाब नहीं था और फिर उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। कुछ देर के बाद जब चाचा की हालत गंभीर होने लगी, क्योंकि चाचा सिर्फ कुछ ही पलों में उसके सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन वह औरत मानो अब भी एकदम हवस की प्यासी लग रही थी। उसने अभी भी लगातार काम को जारी रखा, लेकिन अब मेरे चाचा जी को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। फिर चाचा किसी तरह अपने आप को छुड़वाते हुए बिस्तर से नीचे गिर पड़े और अब धीरे धीरे उनकी दशा और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। अब उनकी दशा इतनी खराब हो चुकी थी कि वह चाहकर भी अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे थे। पर अचानक से उनकी आंखों के सामने काला काला धुआं सा छाने लगा। लेकिन उन्होंने पहले तो हिम्मत दिखाई, उन्होंने किसी तरह से अपने आप को छुड़वाया और फिर अपने कपड़े लेकर वहां से बाहर निकले और उनको पहनते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उस खूबसूरत औरत का शरीर एकदम से बदलने लगा। अब उसके हाथों के नाखून काफी बड़े बड़े बन चुके थे और उसका शरीर भी कुछ अलग प्रकार का हो रहा था। वह अपनी भयानक आंखों से चाचा की तरफ देखने लगी। चाचा को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने जल्दी से चलना शुरू किया, मगर अब उन्हें भी अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस होने लगा। मगर वो किसी तरह से जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगी और इस बार उनकी आवाज वहां चारों तरफ गूंज उठी। चाचा को इस हालत में देखकर मेरे पापा के होश उड़ गए। दरअसल चाचा की चीख पुकार की वजह से मेरे पापा भी उस जगह पर पहुंच गए।
फिर मेरे पापा मेरे चाचा को वहीं से गांव के एक छोटे से अस्पताल में लेकर गए। उनका इलाज तो हुआ और साथ ही उन्होंने हमें अपनी पूरी घटना भी बताई। और उसके बाद मेरे पापा चाचा को एक पंडित जी के पास लेकर गए। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर पूरा गांव एक पल के लिए दहल सा उठा। दरअसल उन्होंने बताया कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी ताकत जिसका नाम यक्षिणी है, वह लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनका खून पीने की कोशिश करती है। दरअसल खून पीने की वजह से वह और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है और उसका मकसद यही है कि वह कभी भी बूढ़ी बनना नहीं चाहती, वह हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती है। और यही वजह है कि उसकी आज भी यह इच्छा खत्म नहीं हुई। मगर फिर हमने तो वह गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और मेरे चाचा आज बिल्कुल ठीक हैं। मगर सुना है कि अब वह गांव पूरी तरीके से एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। दरअसल अब वहां पर कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता। अब इस घटना में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है यह मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुराग की वाणी। आप सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर और सर्च बार ओपन करके उसमें सीधा सीधा सर्च कीजिए अनुराग की वाणी, आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।